हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में। पीआईवीडी यानी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क विच इज़ ऑल्सो कॉमनली रिफर टू हैज़ हर्निएटेड और स्लीप डिस्क। इसे हम लोग हर्निएटेड डिस्क या स्लीप डिस्क भी कहते हैं। तब होता है जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोप्सिस बाहर निकल आता है और फिर एन्युलस फाइब्रोसिस में टेर या वीकनेस की वजह से बल्ज कर जाता है। इस वजह से जो स्पाइनल नर्व्स डिस्क के पास से होते हैं उन पे प्रेशर या इरिटेशन हो सकता है जो दर्द और डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क which is commonly referred as herniated or slip disc occurs when the nucleus pulposus, that is the inner gel-like structure of the intervertebral disc, bulges or leaks through a weakened or a torn part of the annulus fibrosis, which is the outer layer, causing a compression or irritation of the adjacent spinal nerves. तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे वर्टिब्रस है। इसके बीच में होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसे हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं जो दो वर्टिब्रा के बीच में होता है। अगर इसकी एनाटॉमी को आपको जानना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो अंदर में ग्रीन है उसे हम लोग न्यूक्लियस पल्पोप्सिस कहते हैं और जो बाहर की ओर ब्लू कलर में है उसे हम लोग एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। पीआईवीडी में क्या होता है, जब इस न्यूक्लियस पल्पोप्सिस और एन्युलस फाइब्रोसिस पर प्रेशर आ जाता है तब ये इस तरह से बाहर की ओर चला आता है, उसे हम लोग बल्ज कहते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स डिस्क के पास होती हैं उन पे प्रेशर या इरिटेशन हो सकता है और ये दर्द या डिस्कम्फर्ट का कारण हो सकता है। इस तरह से ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है, यहाँ पर ये जो नर्व्स होती हैं उन पर इरिटेशन या प्रेशर हो जाने के कारण दर्द या डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बल्ज फॉर्म हो जाने के कारण यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं उन पर प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये हमारा नॉर्मल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो बल्ज फॉर्म हो गया है जिसके वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है और नर्व कंप्रेस होने के कारण सिम्टम्स दिखाई दे पड़ते हैं जैसे कि दर्द, डिस्कम्फर्ट, वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस। जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में। फर्स्ट वन इज़ डीजेनरेटिव चेंजेस। उम्र के साथ डिस्क की आउटर लेयर जो होती है जिसे हम लोग एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं वो कमज़ोर हो जाती है जो कि डिस्क के प्रोलैप्स का कारण बन सकती है। एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर कैन वीकन द एन्युलस फाइब्रोसिस विच कैन लीड टू द डिस्क हर्निएशन। नेक्स्ट वन इज, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड कॉज कुड बी रिपीटेटिव स्ट्रेस, फ्रिक्वेंट बेंडिंग और ट्विस्टिंग मोशन। बार बार झुकना या मोड़ना जैसे डेली एक्टिविटीज़ से डिस्क पर स्ट्रेस आ पड़ता है जिसकी वजह से प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रॉमा, सडन इंजरी सच एज लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट और फॉल। अचानक चोट लगना जैसे हैवी ऑब्जेक्ट उठाने का कारण हो सकता है या गिरना जिससे भी डिस्क डैमेज हो सकता है। फोर्थ वन इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, सम इंडिविजुअल मे हैव इनहेरिटेड वीकर डिस्क। कुछ लोगों को जेनेटिक रीज़न के कारण कमज़ोर डिस्क हो सकता है जो जन्म से ही रह सकता है। ओबेसिटी, एक्सेसिव बॉडी वेट इंक्रीजेस द स्ट्रेस ऑन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वेट बढ़ने के कारण भी डिस्क पर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वीकन्स द सपोर्टिव मसल्स ऑफ द स्पाइन। फिजिकल एक्टिविटी के कमी के कारण स्पाइन को सपोर्ट करने वाले मसल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग impairs the disc ability to absorb the nutrients leading to degeneration। स्मोकिंग करने से डिस्क के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को कमज़ोर कर देता है, जिससे डीजेनरेशन हो सकता है। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क फंक्शंस एज अ शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन द वर्टिब्रे। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो वर्टिब्रा के बीच में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। न्यूक्लियस पल्पोप्सिस exerts a pressure outward on the annulus fibrosis। सो जो न्यूक्लियस पल्पोप्सिस डिस्क के अंदर होता है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, वो एन्युलस फाइब्रोसिस पर प्रेशर डालता है। उम्र या चोट के साथ एन्युलस फाइब्रोसिस वीक हो जाता है और न्यूक्लियस पल्पोप्सिस बाहर निकल सकता है, यानी हर्निएट कर सकता है। जब ये हर्निएशन होता है तो ये आसपास के स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर सकता है। इस कंप्रेशन से इन्फ्लेमेशन, दर्द और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे नमनेस या वीकनेस हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसका फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्प्शन बिटवीन द वर्टिब्रे। जो न्यूक्लियस पल्पोप्सिस होता है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है ऑन द एन्युलस फाइब्रोसिस। विथ एज और इंजरी, जब एज हो जाती है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं या इंजरी हो जाने के कारण एन्युलस फाइब्रोसिस जो होता है वो वीक हो जाता है, और जिसकी वजह से अंदर का जो न्यूक्लियस पल्पोप्सिस होता है वो बाहर आ जाता है, हर्निएट कर जाता है। दिस हर्निएशन कैन ऑल्सो कंप्रेस द स्पाइनल नर्व। इसकी वजह से जो नर्व्स आती हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस कर सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि नमनेस, सुन्न हो जाना हाथ पाँव, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस देयर कैन बी ऑल्सो वीकनेस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे इस तरह से वर्टिब्रा है और वर्टिब्रा के बीच में ये जो ब्लू कलर में है उसे हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो डार्क ब्लू में है उसे हम लोग न्यूक्लियस पल्पोप्सिस कहते हैं, और बाहर की तरफ लाइट ब्लू में है उसे हम लोग एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। जब इस एन्युलस फाइब्रोसिस में डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं या ट्रॉमा हो जाता है, उसकी वजह से इसमें वीकनेस आ जाती है, यानी ये वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर चेंजेस आ जाने के कारण, वीक हो जाने के कारण जो अंदर का न्यूक्लियस पल्पोप्सिस है ये इस तरह से हर्निएट कर जाता है, यानी बल्ज हो जाता है। बल्ज फॉर्म हो जाने के कारण जब ये इस तरह से इन नर्व्स जो येलो कलर में है, ये नर्व्स इस तरह से बाहर आ जाती है, उन पर जब ये प्रेशर डालता है यानी कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब ये नर्व्स इरिटेट हो जाते हैं या इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, उसकी वजह से दर्द और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नमनेस, वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेन करते हैं। स्टेजेस ऑफ डिस्क हर्निएशन। फर्स्ट स्टेज में जानते हैं स्टेजेस ऑफ डिस्क हर्निएशन। फर्स्ट स्टेज में डिस्क डीजेनरेशन हो जाता है, सेकेंड में प्रोलैप्स, थर्ड में एक्सट्रूजन और फोर्थ में सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट में डिस्क डीजेनरेशन हो जाता है। डिस्क की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और वो वीक हो जाता है, लेकिन डिस्क इंटैक्ट रहता है। इस तरह से डिस्क की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज में जिसे हम लोग प्रोलैप्स कहते हैं,
इसमें जो न्यूक्लियस पल्पोप्सिस रहता है वो एन्यूलस के वीक पार्ट पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है और डिस्क के अंदर बल्ज बन जाता है। इस तरह से बल्ज फॉर्म हो जाता है। थर्ड स्टेज जिसे हम लोग एक्सट्रूजन कहते हैं। इस स्टेज में न्यूक्लियस पल्पोप्सिस एन्यूलस को तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी एन्यूलस से कनेक्टेड रहता है। इस तरह से ये बाहर आ जाता है। जो एन्यूलस होता है, एन्यूलस उसे वो टेर कर देता है। न्यूक्लियस पल्पोप्सिस एन्यूलस को टेर करके बाहर आ जाता है, लेकिन अब भी वो एन्यूलस से कनेक्टेड रहता है। फोर्थ स्टेज सिक्वेस्ट्रेशन। इस स्टेज में न्यूक्लियस पल्पोप्सिस का मटेरियल पूरी तरह से लीक कर जाता है और स्पाइनल कैनाल में एक फ्री फ्रेगमेंट बन जाता है। इस तरह से ये लीक होना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस पल्पोप्सिस लीक होना शुरू हो जाता है और ये एन्यूलस फाइब्रोसिस से सेपरेट हो जाता है। जानते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। बैक पेन विच इज़ लोकलाइज्ड और रेडिएटिंग टू द बटक्स, लेग्स और आर्म्स। शायटिका इन दी लंबार हर्निएशन। सो लंबार हर्निएशन में शायटिका हो जाता है। पीठ में दर्द शुरू हो जाता है विच कैन बी लोकलाइज्ड या इट कैन बी ऑल्सो रेडिएटिंग। इट कैन रेडिएट टूवर्ड्स द बटक्स, लेग्स और द आर्म। रेडिक्यूलर पेन, पेन अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द कंप्रेस्ड नर्व। कंप्रेस नर्व के रास्ते में दर्द शुरू हो जाता है। जो भी नर्व कंप्रेस हो जाती है उस जगह पर दर्द शुरू हो जाता है और जो नर्व्स जिस जगह पर सप्लाई करती है वहाँ पर दर्द, टिंगलिंग सेंसेशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नमनेस और टिंगलिंग इन द एरिया सप्लाइड बाय द अफेक्टेड नर्व। अफेक्टेड नर्व के एरिया में नमनेस या टिंगलिंग हो जाती है। मसल वीकनेस, सीवियर केसेस में नर्व कंप्रेशन की वजह से मसल वीकनेस भी हो सकते हैं, यानी पाँव सुन्न हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। रिफ्लेक्स चेंजेस डिमिनिश्ड और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस कम या बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन भी दिखाई देता है इन केस ऑफ कॉर्डा इक्वाइना। इफ़ सपोज अगर कॉर्डा इक्वाइना कंप्रेस होता है तो बाउल या ब्लैडर फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। Investigation, MRI, gold standard for diagnosing the disc herniation and determining the severity. MRI ये डिस्क herniation को डायग्नोस करने के लिए और सीवेरिटी को डिटरमाइन करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। CT स्कैन ये भी डिस्क herniation को दिखाता है। एक्सरे यूजफुल टू रूल आउट द अदर कॉज ऑफ द बैक पेन लाइक फ्रैक्चर, स्पाइनल अलाइनमेंट इशू. So nerve conduction studies assess the electrical activities of the muscle to identify the nerve damage. ये मसल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को असेस करता है और नर्व डैमेज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट से हम लोग लंबार डिस्क हर्निएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पेशेंट को इस तरह से पाँव को उठाने के लिए कहते हैं और उसके बाद पीठ में दर्द होता है या नहीं, लोअर बैक में दर्द होता है या नहीं, ऐसे पूछा जाता है। अगर दर्द होता है दैट इट कैन बी एन इंडिकेशन दैट देयर माइट बी अ लंबार डिस्क हर्निएशन। सो अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सो यहाँ पर दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। यहाँ पर रेस्ट, शॉर्ट टर्म रेस्ट टू रिलीव द सिम्टम्स, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना यानी सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी। बैक और एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है, इसके लिए एक्सरसाइज करना होता है। पेन रिलीफ के लिए टेंस भी दिया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग फॉर द पेन एंड द इन्फ्लेमेशन रिलीफ। सो दर्द को कम करने के लिए एनसिड्स दिए जाते हैं। एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिए जाते हैं फॉर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन इन सीवियर केसेस। सर्जिकल ट्रीटमेंट में डिसेक्टोमी,
रिमूवल ऑफ द हर्निएटेड पोर्शन ऑफ द डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का हिस्सा निकाल दिया जाता है। माइक्रोडिसेक्टोमी यानी मिनिमली इन्वेजिव फॉर्म ऑफ द डिसेक्टोमी। डिसेक्टोमी का एक मिनिमली इन्वेजिव फॉर्म होता है जिसे छोटी सी इंसिशन की जाती है। लैमिनेक्टोमी रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा टू रिलीव द प्रेशर ऑन द नर्व। वर्टिब्रा का एक हिस्सा को हटा दिया जाता है ताकि वो नर्व पर प्रेशर ना डाल सके। इससे नर्व पर प्रेशर कम हो जाता है। देयर आर सम लाइफस्टाइल चेंजेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एक वेट मैनेजमेंट, वज़न को नॉर्मल वेट में रखना, स्मोकिंग सिजेशन यानी स्मोकिंग को छोड़ना, रेगुलर एक्सरसाइजेस ताकि बैक के जो मसल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।